So good afternoon everyone. क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है? आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा। सब कुछ क्लियर है? अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है तो आप एक बार मुझे एक्नॉलेज कर दिए चैट बॉक्स में टाइप करके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोगों तक। तो हम पढ़ रहे थे, नया यूनिट हमने कल स्टार्ट करी थी, टेस्ट एंड मेजरमेंट की। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिकैप कर लेंगे। हमने पढ़ा था टेस्ट के बारे में, फिर पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में और इसके क्या क्या मेजरमेंट स्केल्स होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से हमने देखा था। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। फिर हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन और इसके अप्रोचेस के बारे में। फिर हमने देखा था और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ आपके मेजरमेंट। ठीक है, इवैल्यूएशन आपका टाइप ऑफ टेस्ट देखा था और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था नॉलेज टेस्ट वाला। तो ये आपका टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है ये आपको काफ़ी अच्छे से कल क्लियर हो गया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर टेस्ट सिलेक्शन। क्राइटेरिया क्या रहता है अगर हमें कोई टेस्ट को सिलेक्ट करना है तो क्राइटेरिया फॉर टेस्ट सिलेक्शन में आपकी तीन चीज़ें मेन रहती हैं। पहली होती है साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, मतलब साइंटिफिक उसका बेस होना चाहिए जो भी चीज़ आप टेस्ट ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो पॉसिबल हो करवाना, सारे रिसोर्सेज वगैरह आपकी इसमें आ जाएंगे। एजुकेशन एप्लीकेशन हो, मतलब जो भी आप करवा रहे हो वो यूजफुल होना चाहिए। पता चले आपने ऐसा कुछ कर दिया, टेस्ट ले लिया जो कोई काम का ही नहीं है। तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में क्या आएगा आपका, और एजुकेशन एप्लीकेशन में क्या आएगा। तो ये सारे हमारे मुख्य तौर पे क्राइटेरिया थे अगर हमें कोई भी टेस्ट को सिलेक्ट करना है तो साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी में क्या किया जाएगा? पहला आ जाएगा आपका रिलायबिलिटी। तो आप लोगों ने सुना होगा रिलायबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आ गुड टेस्ट शुड याइल्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली। तो जो हमारा अच्छा टेस्ट वही होगा जो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा अगर हम उसको अलग अलग दिन ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल्स पे तो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए कभी 7 सेंटीमीटर आ गया, कभी 8 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, तो एक रेंज में आ रहा है। पता चला कभी 7 आ रहा है, कभी 27 आ रहा है, तो रिलायबल नहीं होगा ना, क्योंकि वेरी कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो हाई रिलायबिलिटी एंश्योर्स दैट द मेजरमेंट इज स्टेबल एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय चेंज फैक्टर्स। और कोई बाहरी फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं कर रही है, मतलब रिजल्ट जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है। तो रिलायबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, फिर क्या बोला, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या हो जाएगा आपका, इट इवेल्युएट्स हाउ एक्यूरेटली अ टेस्ट मेजर्स द स्पेसिफिक आउटकम इट वाज डिजाइंड फॉर। मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो टेस्ट मेजर कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर कर रहा है तो वो टेस्ट आपका वैलिड होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो आपका इनवैलिड होगा। तो वैलिडिटी क्या बोला है, वो इवेल्युएट कर रहा है हाउ एक्यूरेटली अ टेस्ट मेजर द स्पेसिफिक आउटकम इट वाज डिजाइन फॉर। मान लीजिए मैंने कोई हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया जिसमें आपका ड्रिबलिंग स्किल को देखा जा रहा है। अब पता चले मैं कोई और टेस्ट करा रहा हूँ उसमें आपको कहीं ड्रिबलिंग का स्किल ही मेजर नहीं हो रहा है, तो आपका टेस्ट वैलिड होगा नहीं होगा। भले आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, भले आप अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन मैंने किस लिए बनाया था, मैंने बनाया था एक खिलाड़ी का बॉल एबिलिटी को चेक करने के लिए। टेस्ट बनाया था क्या, प्लेयर का बॉल कंट्रोल कैसा है, और मैं क्या मरवा रहा हूँ उस प्लेयर से उस टेस्ट में हिट मरवा रहा हूँ। तो हिट मरवा रहा हूँ सिर्फ, तो क्या होगा, ये मेरा टेस्ट तो मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, प्लेयर अच्छा है, पर वो टेस्ट वैलिड होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या देखने के बनाया था ये टेस्ट, बॉल कंट्रोल के लिए। पर यहाँ पे तो वो चीज मेजर ही नहीं कर रहा, तो ये मेरा टेस्ट वैलिड नहीं होगा। फिर क्या बोला है आपका, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या बोला है, बाइसनेस आपकी नहीं रहनी चाहिए। अ टेस्ट टूल मिनिमाइज सब्जेक्टिव बायस एंड अलाउ फॉर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिविटी ना हो, मतलब आपका कोई अनबायस्ड रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, एकदम फेयर जजमेंट होना चाहिए। फिर क्या बोला, रेप्लीकेशन ऑफ टेस्ट। रेप्लीकेशन मतलब कॉपी करना। तो आपका टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम बार बार अगर सिमिलर कंडीशंस में ले तो वही रिजल्ट आए। पता चले मैंने आज टेस्ट लिया तो बच्चों का 20 बच्चों का एवरेज लिया तो मेरा 16 आ रहा था, फिर अगले दिन लिया तो 18 आ रहा है,
फिर पता चला एक दिन ले रहा हूँ तो मेरा 68 आ रहा है, तो ये वेरी कर रहा है ना। मान लीजिए 16-18 समझ में भी आ रहा था पर 68 आ रहा था, तो मैं क्या ये टेस्ट को बार बार अलग अलग कंडीशंस पे अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आपका जो टेस्ट कैसा होना चाहिए? रेप्लीकेबल भी होना चाहिए। रेप्लीकेशन ऑफ टेस्ट, तो रेप्लीकेशन रेफर्स टू रिपीटिंग द सेम स्टडी इन सिमिलर कंडीशंस टू सपोर्ट ओरिजिनल क्लेम्स और रिजल्ट्स। आपने आपने मान लीजिए कोई टेस्ट बनाया, उसका रिजल्ट ये आ रहा था, अब कल को करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आना चाहिए, ताकि मैं उसको अलग सिचुएशन पे कॉपी कर पाऊँ, उस टेस्ट को लगा पाऊँ। तो ये आपका होना चाहिए साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी के अंदर। तो अभी तक मैंने बात की रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, आगे और अच्छे से एक एक के बारे में बात किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है। वैलिडिटी मतलब जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड होना चाहिए आपका टेस्ट। रेप्लीकेशन मतलब जो मैंने टेस्ट बनाया है उसको दोहराया जाना पॉसिबल हो। और क्या बोला अगला? स्टैंडर्डाइज डायरेक्शन और नॉर्म्स, मतलब आपके पास पूरा प्री सेट डाटा हो जिसके साथ आप डायरेक्शन उसके अगेंस्ट में काम कर सके, कोई भी नॉर्म से आप कंपेयर कर सके, तो आपकी सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तो ये आपका सारी पॉइंट्स आती हैं किसके अंदर? साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, मतलब कितना आपके लिए पॉसिबल है इस टेस्ट को करवाना, कितना फिजिबल है। इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट, ऐसा पता चले मैंने टेस्ट चूज कर लिया, बहुत ही खर्चा है, बहुत ही पैसा लग रहा है, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं लगाने के लिए उस टेस्ट में, तो मैं उसको करा पाऊंगा? फिजिबल होगा मेरे लिए? बिल्कुल नहीं होगा। तो इकोनॉमिक होना चाहिए और टेस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। कॉस्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, आपका जो टेस्ट होना चाहिए लो कॉस्ट होना चाहिए फॉर कंडक्टिंग। टाइम आपका ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना क्या होगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे बोर हो जाएंगे, अच्छे से रीडिंग देंगे नहीं, अपना डाटा नहीं देंगे, तो मेरा रिजल्ट फ्लक्चुएशन आ सकता है उसमें। फिर मैन पावर मेरे पास होना चाहिए, तो ऐसा टेस्ट मुझे चूज करना है जिसमें कम लोगों की जरूरत पड़े। पता चला मैंने टेस्ट ले लिया जिसमें मुझे 20 टेस्टर चाहिए, 20 लोगों की हेल्प चाहिए, तो मैं बार बार 20 लोगों को कहाँ से जमा करूंगा? स्पेशलाइज टेस्टर चाहिए। मान लीजिए किसी कोई रीडिंग लेनी है, तो मैं किसी भी को पकड़ा तो नहीं दूंगा कि भाई तू रीडिंग ले, उसको पता ही नहीं है। तो जो टेस्टर होना चाहिए, जो टेस्ट ले रहा है, वो आपका स्पेशलाइज होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, एक पर्टिकुलर मेरे पास रेंज होना चाहिए जो पहले से उतने पॉपुलेशन पे कराया गया है, लार्ज पॉपुलेशन पे, और एक डाटा दिया गया है, ताकि जो मैं मेजरमेंट करूंगा अपने टेस्ट से उससे मैं कंपेयर कर पाऊँ इस प्री सेट नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से। तो ये सब मेरे किस में आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, मतलब मेरे लिए पॉसिबल कितना आसानी से मैं टेस्ट को करा सकता हूँ। तो इकोनॉमी का आ जाएगा, पैसे की बात, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर, स्पेशलाइज टेस्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा है, एजुकेशन एप्लीकेशन। अब मान लीजिए मैंने ऐसा टेस्ट बनाया, किसी का कोई यूजफुल ही नहीं है, किसी को यूज ही नहीं है, तो उस टेस्ट कोई काम होगा? कभी नहीं होगा। आपको कोई टेस्ट कॉपी कॉपी करेगा? कोई नहीं करेगा। कि पता चले भाई इतना महंगा, इतना मगजमारी उसको कराने में, इतना खर्चा है, उसका कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो कोई कराएगा टेस्ट? नहीं कराएगा। तो आपका टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो यूजफुल हो। इट शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल्स दैट स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू एडवांस देयर थिंकिंग स्किल्स, जो बच्चों को थोड़ा सा कुछ कुछ सिखाए, उनके अंदर कोई लर्निंग स्किल स्टिमुलेट करे, कोई नई चीजें सीखने मिले, कुछ अच्छा हो टेस्ट। तो हमारा ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो लोगों पे, एक जनरल पॉपुलेशन पे यूजफुल हो। तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, ये मुख्य तौर पे यही पॉइंट्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जो टेस्ट सिलेक्शन के। पहला था आपका साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, इसमें जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लीकेशन, स्टैंडर्डाइज डायरेक्शन, तो ये सब आ गई। इसके बाद मैंने बात करी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए, मतलब कितना पॉसिबल है मेरे लिए वो टेस्ट को कराना, तो उसमें पैसा, टाइम, ये सब, मैन पावर आ गया आपका। फिर मैंने बताया आपका एजुकेशन एप्लीकेशन, जो मैंने टेस्ट बनाया है या यूज कर रहा हूँ उसका यूजफुल क्या है जनरल पॉपुलेशन पे। तो ये 3 चीजें हमें मुख्य तौर पे देखनी चाहिए। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया है क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन के बारे में। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक एक के अंदर और अच्छे से जाकर रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, और अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फटाफट रिकैप कर ले जो भी अब तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको टेस्ट के बारे में। तो मैंने बताया था टेस्ट क्या है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है जिससे हम कराते हैं, आगे आपका मेजरमेंट और इवेल्यूशन होता है। तो टेस्ट क्या है? आपका टूल है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी डाटा वगैरह लेने के लिए। तो कंसेप्ट क्या हो गया, ये आपका डिटरमाइन करता है कोई भी चीज को, क्वालिटी पता करता है कि कोई चीज सही है कि गलत है। कैसे पता चलता है? हमें टेस्ट के थ्रू पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आता है आपको टेस्ट लेने के लिए होता है, तो आपका क्या होता है, वहां पे क्वेश्चन पेपर आपका एक टूल की तरह काम करता है। मान लीजिए आपका वेइंग मशीन हो गया, तो वेइंग मशीन क्या है? आपका टेस्ट है, क्योंकि आपका वेट मेजर कर रहा है। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो ये सब आपका टेस्ट का टूल है।
फिर क्या बोला है, टेस्ट के बारे में तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट में क्या बोला है, रीडिंग टेकन विथ अ टेस्ट। तो जो भी रीडिंग आएगी हमारी, जो हमने टेस्ट लिया था, वो हो जाएगी मेजरमेंट। तो यहाँ पे डाटा के बारे में बात किया जा रहा है। तो मेजरमेंट में हमें क्या कंसेप्ट पता चलता है, कितना कोई चीज कितना है, 7 सेंटीमीटर है, कितना क्वांटिटी में है या फिर क्वालिटी में है। तो मार्किंग आंसर्स बुक बाय रीडिंग आंसर्स। तो आंसर में आप बुक मार्क कर रहे हैं मान लीजिए कहीं कहीं, तो आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं डाटा को, तो वो आपकी मेजरमेंट में आ जाएगी इस एग्जाम्पल से। इवेल्युएशन में क्या बोला है, कंपेयरिंग अ रीडिंग मेजरमेंट विद अनदर स्टैंडर्ड रीडिंग। मान लीजिए मेरे पास पहले से कोई डाटा दिया गया है, अब मेरा जो मैंने टेस्ट लगाया, टेस्ट से मेरा क्या आया, डाटा आया। अब उस डाटे को मैं इसे कंपेयर करूंगा इवेल्युएशन से और जजमेंट दूंगा कि हाउ इज गुड, अब ये कितना अच्छा है कोई चीज। इवेलुएट कर रहा हूँ ना, वहाँ पे जजमेंट पास कर रहा हूँ कि कोई एग्जाम में पास हुआ या फेल हुआ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक के परफॉर्मेंस से दूसरे के, और मैं वहाँ पे आउटपुट निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपका इवेल्युएशन आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं इवेल्युएशन मीन्स असाइनिंग द वर्थ टू आवर मेजरमेंट वैल्यूज। तो टेस्ट क्लियर हो गया, टेस्ट का टूल। मेजरमेंट क्या था, जो भी रीडिंग आ रहा है और उस रीडिंग को मैं जब कंपेयर करके कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो मेरा इवेल्युएशन था। अब यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें हैं। असेसमेंट क्या हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपने सुना इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट होता है जो भी आपकी इवेल्युएशन के दौरान रीडिंग आई, जब उसको आप कंपाइल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रूट्स फ्रॉम मोर देन वन कैटेगरी डिसाइड्स ओवरऑल गुडनेस। फिर बोला टोटल रिजल्ट्स ऑफ ऑल पेपर्स ऑफ अ कोर्स। आपने असेसमेंट किया, आपका मान लीजिए टेस्ट लिया गया, ठीक है, आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में इतना जंप आ रहा है, 60 नंबर मिल रहा है आपको। मेडिसिन बॉल में आपको 80 नंबर मिल रहा है। 50 मीटर रनिंग में आपको 100 नंबर मिल रहा है। 1 किलोमीटर रनिंग में आपको 40 नंबर मिल रहा है। तो मैं चारों को क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। तो फिर इवेल्युएशन कर रहा हूँ यहाँ पे इवेल्युएशन हो गया। अब जब मैं इसको असेस करूंगा कि भाई पास हो रहे हो आप नहीं हो रहे हो, जब मुझे कुछ निकालना है कि आप क्राइटेरिया पास कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, असेस करना है आपके परफॉर्मेंस को, तब वहाँ पे असेसमेंट आपका लगेगा। फिर ग्रेडिंग क्या हो जाएगा, तो जो भी मैंने असेसमेंट की है ना कि आप कितना में लाई कर रहे हो, पेन कहाँ गया, कि कितना में लाई कर रहे हो, जब अब मैं उसको क्लासीफाई कर देता हूँ अलग अलग फेजेस में, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो होता है ना कि आपने इतना से इतना स्कोर किया है, तो यहाँ पे क्लासीफाई कर देते हैं हम असेसमेंट को, तो वहाँ पे हो जाता है मेरा ग्रेडिंग हो जाता है। और मॉनिटरिंग में क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग मतलब टू वॉच ओवर, आप देख रहे हैं दूसरों को कि सब चीज सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसे कंपनी में सुपरवाइजर होता है। फिर क्या बोला, ट्रीटमेंट टीचिंग और ट्रेनिंग। तो वही आपका ट्रीटमेंट होगा, क्या कमी आ रही है तो आप उनको कुछ क्या चीज दे रहे हैं उस कमी को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बार फटाफट और एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या बताया मैंने। टेस्ट बताया, टेस्ट क्या है आपका टूल है। मेजरमेंट क्या है, जो भी रीडिंग आ रही है उससे। इवेल्युएशन क्या है आपकी, आप जब उसको कंपाइल कर रहे हैं और उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, जो भी आपकी मेजरमेंट के थ्रू डाटा आई थी उसको किसी से कंपेयर करके। और असेसमेंट क्या कर रहे हैं, पूरी चीज को जो भी आपकी डाटा आई थी सारे को कंपाइल करके रीडिंग निकाल रहे हैं कि बच्चा रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। फिर ग्रेडिंग क्या आ जाएगा, जब हम उसको क्लासीफाई कर देंगे उसके असेसमेंट को। मॉनिटरिंग क्या हो जाएगा, डायग्नोस कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कहाँ कमी है, क्या चीज में इंप्रूवमेंट आ सकता है। और ट्रीटमेंट, जहां जहां कमी है उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, तो कोई चीज अलग से उसके लिए देंगे। जैसे आप बीमार है तो दवाई खा रहे हैं आप, तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ठीक करने के लिए। तो ऐसे ही आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट में भी ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा फटाफट रिकैप भी हो गया जो अब तक हमने पढ़ा था, टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन वगैरह। अब हम और अच्छे से बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड टेस्ट। क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए अगर हम कोई अच्छा टेस्ट को बना रहे हैं तो द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्रोनियम प्रोबेबल। कल भी मैंने बात करी थी इसके बारे में कि मेरा टेस्ट कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट, रिलायबल होना चाहिए, बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए बनाए हैं वो पर्पस मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेबल होना चाहिए, मतलब कराया जा सके, बाउंड टू लीड टू एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं कि कोई अनाड़ी आदमी को दे दिया आपने टेस्ट कराने के लिए, तो एक्सपर्टीज उसमें होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग सीक्वेंस में, तो पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये आपका इस सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो टेस्ट को कराना पॉसिबल है कि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। इसके बाद आएगा आपका इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होगा, फिर आएगा रिलायबिलिटी, फिर आएगा ऑब्जेक्टिविटी, और फिर आएगा आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऊपर वाला है, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी कितनी एफर्ट है उस टेस्ट को करवाने के लिए, आपकी मैन पावर क्या है, रिसोर्सेज क्या है। वैलिडिटी मतलब जो चीज के लिए मैंने टेस्ट को बनाया है वो मेजर कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
तो वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, रिलायबिलिटी से ऊपर आता है, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी इसके बाद आएगा। आपका टेस्ट में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने चाहिए। पर यहाँ पे क्या बोला, कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिजल्ट ऑन रिपीटेड यूज बाय द सेम टेस्टर। जब सेम टेस्टर ले रहा है अलग अलग टेस्ट अलग अलग दिन पे, पर टेस्टर सेम रहता है रिलायबिलिटी में। पर ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ऑन यूज बाय डिफरेंट टेस्टर। तो रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में फर्क क्या होता है कि यहाँ पे सेम ही टेस्टर आपका अलग अलग दिन टेस्ट लेगा रिलायबिलिटी में, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, अलग अलग टेस्टर्स अलग अलग दिन पे टेस्ट लेंगे। बस ये फर्क होता है। तो यहाँ पे हो सकता है ना बाइसनेस होगा कि पता चले मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त ने बनाया टेस्ट तो मैं इसमें अच्छा रेटिंग दूंगा। तो यही बोलता है अनबायस नहीं होना चाहिए आपका। फिर लास्ट में आपका इसमें आएगा प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए मेजरमेंट। तो ये आपका सीक्वेंस याद हो गया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, फिर आ गया वैलिडिटी, फिर आ गया रिलायबिलिटी, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्टिविटी, फिर आ गया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब हम आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के बारे में और अच्छे से एक बार बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट कम लगे जितना अच्छा है, टाइम कम लगे, मैन पावर कम लगे, एक अच्छा टेस्टर हो जो टेस्ट को करवा पाए, और आपके पास अवेलेबल होना चाहिए क्या, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में। अब इसी में आपका एक के बारे में बात करेंगे। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे हमारे, वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा डीप में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। चलिए देखते हैं कि को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो वैलिडिटी को हम क्या बोलते हैं, हॉनेस्टी बोलते हैं कोई चीज का, एप्रोप्रिएटनेस भी कहते हैं, और ऑथेंटिसिटी भी कहते हैं। मतलब जिस चीज के लिए मैं बनाया हूँ वो टेस्ट ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो वैलिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, वैलिडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट और टूल टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। जिस पर्पस के लिए मैंने उस टेस्ट को बनाया था, क्या वो चीज मेजर कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए मैं कोई हॉकी का स्किल टेस्ट ले रहा हूँ। अब उस हॉकी का स्किल टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हिट ही मरवा रहा हूँ, ठीक है, प्लेयर को हिट ही मरवा रहा हूँ बस। और मुझे चेक करना था बॉल कंट्रोल, प्लेयर का चेक करना था। तो हो सकता है भाई बॉल कंट्रोल खराब हो, वो हिट अच्छा मारे, तो ये क्या टेस्ट वैलिड होगा, नहीं होगा आपका। इफ द टेस्ट मेजर्स द पर्पस फॉर विच इट इज मेड, तो ये क्या होगा आपका, वैलिड हो जाएगा। तो इट इज हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। मान लीजिए आपको वेइंग मशीन दिया गया है, ठीक है, वेइंग मशीन किस लिए बनाया गया है, आपका वेट नापने के लिए बनाया गया वेइंग मशीन को। अब पता चले वेइंग मशीन आपका वेट नाप ही नहीं रहा है, तो क्या ये वैलिड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वैलिड होगा, नहीं होगा। पर वेइंग मशीन अगर आपका वेट नाप रहा है तो क्या कहेंगे हम, ये हमारा वैलिड है। और रिलायबल कब कहेंगे, जब वेट मान लीजिए एक बार नापा 67 kg आ रहा है, दूसरी बार नापा 66 kg आ रहा है, तीसरी बार नापा 67 kg आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा कंसिस्टेंट है ये जो रीडिंग आ रही है इससे, तो ये आपका रिलायबल हो जाएगा। पर वैलिड कब होगा, जब जिस चीज के लिए बनाया गया है क्या वही चीज को वो मेजर कर रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड है आपका। तो वैलिडिटी का भी एक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, मतलब इतने रेंज में रहेगा तो आपका उसका एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो 0.002 टू 0.049 अनएक्सेप्टेबल आपका होता है टेस्ट, मतलब वैलिड नहीं है आपका बोलेंगे। 0.50 टू 0.69 इसमें आपका आता है एवरेज है, वैलिड है, मतलब थोड़ा सा एवरेज है, फेयर है। 0.70 टू 0.79 आपका बोलेंगे हाईली टेस्ट आपका रिलायबल है। और 0.80 से लेकर अगर 1 तक आपका रहेगा वैलिडिटी, तो हम बोलेंगे ये हमारा एक्सीलेंट वैलिडिटी वाला टेस्ट है, एक्सीलेंट है। तो क्लियर हो गया आपको वैलिडिटी। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। तो रिलायबिलिटी मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो क्या बोला है, इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी होता है टेस्ट रिजल्ट्स का, व्हेन द टेस्ट इज परफॉर्म ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार जब हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, कब कौन कर रहा है, एक सेम टेस्टर ही कर रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे या फिर सेम सब्जेक्ट्स पे ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, टेस्टर सेम होगा, मैं ही टेस्ट कर रहा हूँ, आज भी मैंने किया सेम सब्जेक्ट्स पे, 2 दिन बाद भी मैं ही कर रहा हूँ, 3 दिन बाद भी मैं ही कर रहा हूँ, पर सब में रिजल्ट आपका अप्रॉक्स सेम आना चाहिए। तो ये मेरा टेस्ट क्या होगा, रिलायबल होगा। तो इट रेफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टूल व्हाटएवर इट मेजर्स। सो इट इज सेड टू बी रिलायबल इफ इट गिव्स सम और नियर द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम, मतलब आसपास का डाटा आना चाहिए। तो रिलायबिलिटी का भी कोएफिशिएंट होता है, कितने से कितने रेंज में रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 0.00 टू 0.59 रहेगा तो ये कहलाएगा हमारा अनएक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी का रेटिंग हो जाएगा। 0.60 टू 0.79 होगा आपका एवरेज और फेयर रिलायबल रेटिंग हो जाएगा। 0.80 टू 0.89 आपका हाईली रिलायबल टेस्ट हो जाएगा। और वहीं आपका 0.90 से लेकर 1 तक रहेगा तो एक्सीलेंट आपका वो टेस्ट रिलायबल है।
तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम अगर हम देखें, दोनों को जोड़ के समझिए तो क्या आपने समझा, यहाँ पे आपका कंसेप्ट आप समझिएगा। मान लीजिए मुझे टारगेट कहाँ लगाना है, ये आपका गोला बना हुआ है, बना है, मुझे टारगेट यहाँ लगाना है। मैं आज क्या चला रहा हूँ, तीर चला रहा हूँ, तो तीर आ रहा है मेरा, यहाँ लगा, फिर मैंने दूसरी बार चलाया, फिर यहीं लगा, तीसरी बार चलाया, यहीं लगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कहाँ लगा तीर मेरा, एक गुच्छे में लग रहा है, एक जगह पे लग रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा जो पहला वाला देखिएगा पिक्चर, ठीक है, सिर्फ पहला वाला, तो क्या मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि क्या है, ये रिलायबल है। रिलायबल मतलब कंसिस्टेंट है, मैं मार रहा हूँ तीर एक ही जगह पे मारे जा रहा हूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंट हूँ उसी जगह पे, इसी एक क्षेत्र को कवर करके रखा हुआ हूँ। पर मुझे मारना कहाँ था, मुझे सेंटर में मारना था, तो क्या पर्पज था, बीच में मारना, मार कर रहा हूँ वहां, तो मैं बोलूंगा ये क्या है मेरा, रिलायबल तो है पर वैलिड नहीं है। समझ गए पहला वाला। अब आते हैं दूसरे वाले डायग्राम पे। तो दूसरे वाले में क्या बोला है, देख रहे हैं आप, मैं एरो मार रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में मारे जा रहा हूँ टारगेट पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ, तो कंसिस्टेंट है मेरा, नहीं है, तो क्या होगा, रिलायबिलिटी लो रहेगा। मुझे टारगेट क्या करना था, बीच में करना था, तो बीच में भी नहीं लग रहा है, तो वैलिडिटी भी मेरी लो है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों लो है। अब तीसरे वाले पे बात करते हैं। इस इमेज में क्या बोला है, नॉट रिलायबल। अब नॉट रिलायबल कैसे है, क्योंकि मेरा पूरा फैला हुआ है टारगेट, दिख रहा है आपको, और ना ही ये वैलिड भी नहीं है। पर यहाँ पे हम लो का यूज कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आस पास था, पर ये तो पूरा ही डायरेक्शन से बाहर है ना, तो यहाँ पे ना ही रिलायबल है ना ही वैलिड है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस लो और नॉट का फर्क है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक गुच्छे में मार रहा हूँ सारे शॉट्स, और मुझे मारना भी यहीं पे था, तो वैलिड भी है, मुझे टारगेट जहां लगाना था वो चीज जा रहा है वहां पे, और वहीं के आसपास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये मेरा रिलायबल भी है और आपका वैलिड भी है। तो आपको ये समझ में आ गया रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट। याद रखिएगा, कोई भी चीज रिलायबल तो हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि रिलायबल हो तो वैलिड रहेगा आपका। अब क्या बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। तो इफ अ टेस्ट इज अप्लाइड बाय डिफरेंट टेस्टर, अब वही टेस्ट को मैंने बनाया था, एक टेस्टर लगाया टेस्टर 1, फिर उसी टेस्ट को टेस्टर 2 लगाएगा, फिर टेस्टर 3 लगाएगा, मतलब टेस्टर मेरे यहाँ पे बदल रहे हैं। ऑन द सेम ग्रुप, ग्रुप क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चे क्या थे मेरे, यहाँ भी सेम थे बच्चे थे, यहाँ भी सेम बच्चे हैं, यहाँ भी सेम बच्चे हैं आपके। देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेस्ट। अगर सेम डाटा आ रहा है, हर अलग अलग टेस्टर परफॉर्मेंस ले रहे हैं उसी टेस्ट को लगा के उसी ग्रुप ऑफ बच्चों पे, तो ये मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है, यूनिफॉर्मिटी इसमें मेंटेन्ड है। मेजर्स द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो क्या बोला है अब, हाई ऑब्जेक्टिविटी रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ स्कोरर्स पर्सनल ओपिनियन एंड बाइस जजमेंट। तो अगर मेरा टेस्ट हाईली ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे एलिमिनेशन होगा, पर्सनल बायसनेस नहीं होगा, अनबायस टेस्ट होगा। तो इसका भी आपका ऑब्जेक्टिविटी का भी कोएफिशिएंट रेंज होता है, 0.0 टू 0.69 आपका अनएक्सेप्टेबल होता है, 0.70 टू 0.84 आपका एवरेज या फिर फेयर रहता है, 0.85 टू 0.94 आपका हाईली ऑब्जेक्टिव रहता है, और 0.95 टू 1.00 आपकी एक्सीलेंट रेटिंग रहती है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन मतलब क्या, एक्यूरेट होना चाहिए, जितना आपका एक्यूरेट रह सकता है। सो द रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज रेफर्ड टू एज इट्स प्रिसीजन, मतलब कितना एक्यूरेट आपका मेजरमेंट आ रहा है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट आना चाहिए, मिलीमीटर जो भी सेंटीमीटर जिसमें भी आप मेजर कर रहे हैं, तो प्रिसाइज होना चाहिए आपका चीजें। तो इसी के साथ हमारा क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल की क्लास में हमने टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा है, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन। तो अगर आपको अभी तक मैंने जो भी 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, कल की क्लास में टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, और आज मैंने पढ़ाया था आपको क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, से कोई भी प्रकार की डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम लाइव क्लास ले रहे हैं, वरना फिर यहीं पे क्लास को एंड करेंगे और रात को मिलेंगे हमारी दूसरी क्लासेस जो एनाटॉमी की चल रही है उसमें। क्लियर है पूजा आपको सब कुछ? चलिए ठीक है, क्लास को फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।